नमस्कार। क्रेडिबल हिस्ट्री के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार इधर कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास और वर्तमान दोनों पे बात करें। और इस बार मैंने क्या किया कि ट्विटर और फेसबुक दोनों पर मैंने लोगों से पूछा, आप लोगों से पूछा कि आखिर आप लोग किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। ये मैं बीच बीच में करता रहूंगा। और अगर यहां पर भी आपको लगे कि ये वाला विषय ऐसा है जो अशोक को छूना चाहिए, मुझे छूना चाहिए, तो आप उस विषय को कमेंट में मुझे बता दें। मैं कोशिश करूंगा कमेंट्स पढ़ने का, और जब उस विषय पर वीडियो करूंगा तो बाकायदा आपको श्रेय भी दूंगा, आपको शुक्रिया भी दूंगा। जब कल मैंने लिखा तो इतिहास से बहुत सारे विषय आए। कुछ लोगों ने कहा फेसबुक पर खासतौर पे कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के झूठ पर वीडियो बनाइए। अब मैं नहीं जानता कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं कौन। मैंने पूछा लोगों से कि भाई झूठ तो क्या होता है, कौन कौन से झूठ आपको लगते हैं वो बताइए। अभी तक जवाब नहीं आया है। आप लोगों को अगर लगता है कि वो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ सवाल उठा रहे हैं इतिहास पर और जो आपको लग रहा है कि झूठ है, तो आप बताइए वो कौन से सवाल हैं। मैं अगले वीडियोज़ में उनको लेने की कोशिश करूँगा। आज जो विषय मैंने लिया उसमें दो लोगों की सलाह काम की। एक तो मेरे मित्र हैं प्रशांत टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कमेंट आया ट्विटर पर। और दूसरे राजीव रंजन राकेश जी हैं, इन्होंने फेसबुक पर कमेंट किया और मुझसे कहा कि राहुल गांधी जो अभी कैम्ब्रिज में बोलने गए थे उस पर जो तमाशा हो रहा है उस पर एक वीडियो बनाइए। राहुल गांधी का यह भाषण मैंने देखा था, सुना था पूरा, और सुनने के बाद कई सारी चीज़ें समझ में आई थी। और उसके बाद मैं भी लगातार देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग उसको लेकर एक से एक तमाशा कर रहे हैं। और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, जैसे एक मेजर जनरल साहब ने कल लिखा था। अब मेजर जनरल तो मतलब हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, रिटायर्ड थे वो, और हर सैनिक को संविधान की शपथ लेनी होती है। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी क्या भारत के विरोधी हो गए हैं जो यूनियन ऑफ स्टेट्स कह रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने संविधान पलट के भी देखा होता। 8वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में सेना ज्वाइन करने के बाद, या हो सकता है देखा हो रिटायरमेंट के बाद। उनको तो पेंशन मिलती है, बाद वालों को तो पेंशन नहीं मिलती है। बढ़िया पेंशन, बढ़िया बंगला रहते रहते भूल गए हो वो। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि अगर संविधान को पलट कर आप देखेंगे तो बहुत आरंभ में ही आपको मिलता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अमेरिका का नाम सुना है? अमेरिका तो हम कहते हैं, पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी अमेरिका में ढेर सारे राज्य हैं और उन सभी राज्यों को मिलाकर एक फेडरल ढांचा बनता है। संघीय ढांचा जिसको कहते हैं। दुनिया में राज्य का, लोकतांत्रिक राज्यों का सबसे खूबसूरत रूप यही माना जाता है जहां फेडरल ढांचा होता है। ऐसे बड़े देश जहां ढेर सारी विविधताएं होती हैं, जैसे हमारे यहां जो राज्य बनाए गए भाषाओं के आधार पर बनाए गए। भाषाएं ही सिर्फ अलग अलग नहीं है, संस्कृतियां अलग हैं, खान पान अलग है, इतिहास भी कई बार अलग है। लेकिन 1947 में उन सब ने मिलकर तय किया कि हम एक स्वतंत्र भारत राष्ट्र के हिस्सा बनेंगे। आप सब जानते हैं कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 500 से अधिक रियासतें थीं। आखिर सरदार पटेल को हम इसीलिए तो याद करते हैं कि सरदार पटेल ने इन सब रियासतों को एक फेडरल ढांचे में, एक संघीय ढांचे में जोड़ा था। और इन सब ने मिलकर तय किया था कि हम एक आज़ाद हिंदुस्तान में एक देश का हिस्सा होंगे, एक राष्ट्र का हिस्सा होंगे। लेकिन इस तय करने के पीछे मामला दुतरफा था। फेडरल स्ट्रक्चर जब होता है, संघीय ढांचा जब होता है, तो मामला दोहरा होता है, दुतरफा होता है। वो ये होता है कि एक मजबूत केंद्र होता है और अलग अलग राज्य होते हैं। केंद्र राज्यों की बात सुनता है। अगर राज्यों के बीच में विवाद होता है तो वो बातचीत से सुलझाया जाता है। जो देश का कानून होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, उस देश के संविधान और कानून से उनके आपस का मसला सुलझाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देश का हिस्सा होने के बावजूद उनको अपने तरह की स्वायत्तता दी जाती है। जैसे कर्नाटका में बोलचाल का माध्यम कन्नड़ होगा, वहां की स्थानीय जो शिक्षा होगी वो कन्नड़ में होगी, गुजरात में गुजराती में होगी, पंजाब में पंजाबी में होगी, जम्मू कश्मीर में वो उर्दू में हो सकती है, डोगरी में हो सकती है। ऐसे ही अलग अलग राज्य। कई बार इन राज्यों में एक तरह के धर्मों की भी का आधिक्य होता है।
तो वहाँ की जो संस्कृति बनती है वो उनके ऐतिहासिक स्रोतों और धर्मों से भी बनती है। अभी की बात है, इन चुनाव से पहले उत्तर पूर्व के एक राज्य के अध्यक्ष ने खुलेआम कहा कि गाय खाना, बीफ खाना जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मैं भाजपा का नेता हूं, लेकिन मैं बीफ खाता हूं और कोई दिक्कत नहीं। और आप जानते हैं कि भाजपा भी जब गो हत्या का मामला उठाती है तो गोवा, नागालैंड, अरुणाचल ऐसे राज्यों को छोड़ देती है, क्योंकि उनकी संस्कृति का हिस्सा है, वहां पर ये थोपा नहीं जा सकता। यानी संघीय ढांचा, यूनियन ऑफ स्टेट, वो होता है जहां अलग अलग स्टेट्स की अपनी स्वायत्तता भी होती है और वो साथ मिलकर देश का हिस्सा भी होते हैं। केंद्र उनका सम्मान करता है, वो केंद्र का सम्मान करते हैं। और इसीलिए जो हमारी लोकसभा होती है, जो हमारी राज्यसभा होती है, उनमें राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो उनकी जनसंख्या और आकार के आधार पर होता है। मान लीजिए कि आपकी लोकसभा है और उसमें कर्नाटक से कोई सांसद है ही नहीं, तो फिर कर्नाटक का मामला कौन उठाएगा? कर्नाटक की समस्याएं कौन उठाएगा? दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति कर्नाटक की समस्या नहीं जान सकता, महाराष्ट्र की समस्या नहीं जान सकता, उत्तर पूर्व की समस्या नहीं जान सकता, पंजाब की समस्या नहीं जान सकता। तो ये जो अलग अलग हमारे राज्य हैं, इन्हीं का मिला जुला गणराज्य, एक फेडरल स्ट्रक्चर हमारा देश है। ये देश को तोड़ने वाली नहीं, देश को जोड़ने वाली बात है। जिन लोगों के दिमाग में फांसीवाद घुसा हुआ है, जो लोग एक ऐसी सत्ता चाहते हैं जो बस केंद्र में बैठ के अपनी लठ चलाए, जो किसी की ना सुने, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करे, अपनी चीजें ला दें, उनको यूनियन ऑफ स्टेट सुनकर बहुत दर्द होता है। क्योंकि उनको उस समय ये याद करना पड़ता है कि जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, वो भी राज्य इस देश में हैं, उनके भी अधिकार हैं। जो पूरा लोकतांत्रिक ढांचा बनाया गया, जिसको विकेंद्रित किया गया, एक संघीय सरकार होगी। केंद्र सरकार हमारे संविधान में शब्द नहीं है, संघीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। एक केंद्र सरकार होगी जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। फिर राज्य सरकारें हैं जिसमें सभी जिलों के प्रतिनिधि होते हैं, सभी विधानसभाओं के प्रतिनिधि होते हैं। फिर उन जिलों के अंदर भी ग्राम पंचायतें होती हैं, नगर पंचायतें होती हैं, लोकल बॉडी जिसको हम कहते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, नगर पालिकाएँ होती हैं। जो बड़े हैं उनमें महानगर पालिकाएँ होती हैं। यहाँ तक कि पंचायत के अंदर भी गांव के हर वार्ड का एक सदस्य होता है। वो इसलिए होता है कि जो छोटी से छोटी इकाई है उसके मामले भी ऊपर से ऊपर तक पहुँच सकें, उसके मामले कहीं इग्नोर ना कर दिया जाएं। याद कीजिए कि गांधी ने कहा था कि विकास का अर्थ ये है कि हम जो भी योजनाएं बनाएं उसका लाभ कतार के सबसे आखिर में बैठे आदमी तक पहुंचना चाहिए। जो यूनियन गवर्नमेंट की अवधारणा है, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स की अवधारणा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की अवधारणा है, वो यहाँ से पैदा होती है। राहुल गांधी जब वहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स कह रहे थे या अक्सर कहते रहते हैं, तो उसके पीछे यही बात है। अब उन्होंने यूरोप का जिक्र कर दिया और भाई लोग कहने लगे कि यूरोपीय यूनियन की वो बात कर रहे थे। दरअसल अगर कान खराब हो तो काम चल जाता है, लेकिन अगर दिमाग खराब हो तो काम नहीं चलता। अगर कान खराब होगा तो कम से कम आप पढ़ लेंगे, किसी और के कहे पे भरोसा कर लेंगे। लेकिन अगर दिमाग खराब होगा तो आपके सामने सफेद चादर बिछी होगी और आप कहेंगे ये तो लाल है। राहुल गांधी के अगर उस भाषण को आप सुनिए तो वो बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहे थे कि हमारे यहाँ ऐसे राज्य हैं जिनकी आबादी और जिनका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो यूरोप के कई देशों से बड़ा है। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश यूरोप के कई देशों से बड़ा नहीं है? क्या महाराष्ट्र यूरोप के कई देशों से बड़ा नहीं है? लेकिन तमाशा जारी रखा गया क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि राहुल गांधी या कोई भी विपक्ष का नेता कैम्ब्रिज में जाके बात कर रहा है। एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ये जो पूरा भाषण था, ये कैम्ब्रिज के अंदर का जो पूरा भाषण था, वो हाउडी वाला भाषण नहीं था। यहां श्रोता थे, पढ़े लिखे लोग थे, दर्शक झिंगा लाला करते हुए दर्शक नहीं थे, जैसा आप पहले देख चुके हैं कई बार। ये कोई प्रायोजित भीड़ भी नहीं थी। ये दुनिया के सबसे शानदार माने जाने वाले विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक थे, जो देश दुनिया को हमसे आपसे कई बार बेहतर जानते हैं। दूसरी बात जिस पर सबसे ज्यादा तमाशा किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, ये तब भी हुआ था जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कह रहे थे। वो बार बार, एक बार उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया है। वो कई बार कहते हैं कि खुद को ख़त्म करना होगा।
और इसको लेकर बहुत तमाशा होता है। कारण यह है कि जो लोग आज धर्म के लेके सबसे ज़्यादा तमाशा करते हैं, वो किसी गरीब मुसलमान को गालियां तो दे सकते हैं, वो किसी मुसलमान को घेर कर लिंच तो कर सकते हैं, लेकिन धर्म की परिभाषा, हमारे धर्म के भीतर जो दर्शन है, उस दर्शन के शून्य से भी परिचित नहीं है। मैं बहुत गहरे नहीं जाऊंगा भारतीय दर्शन पर। मैंने जो किताब लिखी मार्क्सवाद पर, उसमें भारतीय दर्शन की भी अपने तरीके से व्याख्या की है, लेकिन गीता का एक श्लोक पढ़ देना चाहता हूं, सुन लीजिए आप। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये गीता का श्लोक है। ये श्लोक क्या कहता है? ये श्लोक कहता है कि प्रकृति करती है जो कुछ करती है। प्रकृति चीज़ों को बड़ा बनाती है, छोटा बनाती है, पहाड़ बनाती है, सफल करती है, असफल करती है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है, उसको अपने अहंकार में, इस शब्द पर गौर कीजिएगा, अहंकार में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ वही कर रहा है। वो बैलगाड़ी के पीछे भागते हुए कुत्ते का, बैलगाड़ी के नीचे भागते हुए कुत्ते का किस्सा हम सब जानते हैं कि कुत्ते को लगता है कि बैलगाड़ी वही चला रहा है। ये जो लगता है वो क्या है? यही है अहंकार। अहंकार शब्द क्या है? अहम का भाव, मैं ही हूं जो सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही हूं जो दुनिया को चला रहा हूं। आप जानते हैं हमारे एक नेताजी जब भी टीवी पर आते हैं, मैंने खाना दिया, मैंने रोटी दी, मैंने पानी दिया, मैंने घर दिया, मैंने ये किया, मैंने वो, ये मैं है। ये मैं जो है, यही अहंकार है, अहम का भाव, मैं। भारतीय दर्शन और भारतीय परंपरा जो है, इस अहंकार का लगातार निषेध करती है। और इसके निषेध के लिए क्या आवश्यकता है? अहम को मार देना। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत श्याम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा तो वो लोग सोचते हैं जो छोटे दिल के होते हैं। जो उदार दिल के होते हैं उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार की तरह होती है। यानी जब अहम को आप नष्ट करते हैं तो लगातार आपका जो दुनिया है, आपका जो विश्व है, उसका विस्तार होता जाता है। इसीलिए भारतीय दर्शन में बार बार अहम को नष्ट करने की बात की गई है और राहुल गांधी उसी अहम को नष्ट करने के, उसी के एनहिलेशन की बात करते हैं। और इसीलिए अगर उस भाषण को आप सुनेंगे तो वो उदाहरण देते हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा मैंने शुरू की तो मुझे ऐसा लगता था कि जो भी मुझसे मिलने आ रहा है उसकी सारी समस्याओं का हल मेरे पास है। कोई किसान मेरे पास आता था, कहता था कि हमें ये समस्या है, तो मुझे लगता था कि मैं अर्थशास्त्र जानता हूं तो इसकी सारी समस्याओं का हल मेरे पास है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया, लोग मिलते गए, तब वो कहते हैं कि मेरे समझ में आया कि ये जो जानते हैं वो मैं नहीं जानता हूं। और उसी के बाद वो कहते हैं कि तब मुझे लगा कि सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो अहंकारी होगा वो किसी की नहीं सुनेगा। वो 10 लोगों में बैठेगा तो सिर्फ अपनी 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 बात करेगा। जो अहंकार से मुक्त होगा वो सबकी सुनेगा और इसीलिए वो ज़्यादा मैच्योर होगा, उसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा। एक घटना वो बताते हैं जहाँ एक लड़की आती है और उनका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि उसकी बहन के साथ, उसके साथ 5 बार बलात्कार हुआ है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने कहा कि क्या मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूं? उसने कहा नहीं, आप पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए, अगर ऐसा हुआ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी कभी शादी नहीं होगी। राहुल गांधी फिर कहते हैं कि अगर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना है, आपने मुझसे कह दिया, तो बताइए समस्या हल कैसे होगी? और वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ एक भाई चाहिए था जिससे मैं ये कह सकूं कि मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है। और उस अनुभव को याद करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि इसने मुझे सिखाया सुनने का महत्व, साथ होने का महत्व। और ये सब अहम से मुक्त होकर आप नहीं कर सकते हैं। याद कीजिए, आपके शहर में किसी नेता की भीड़ आती है, नेता बड़ी सी जीप में हाथ हिला रहा है, बहुत बार राहुल गांधी भी ऐसे जाते हैं। नेता भीड़ में हाथ हिलाता है, लोग उसको अपने दरख्वास्त देते हैं, उसका एक पीए होता है जो सारी दरख्वास्त इकट्ठा कर लेता है, कुछ पढ़ी जाती है, ज़्यादातर नहीं पढ़ी जाती है और वो चला जाता है। ऐसे में आप
क्या उम्मीद करते हैं कि नेता अपने लोगों का दर्द क्या जानेगा? जो उसके आसपास 4 लोग बैठे हुए हैं उन्हीं की कान से सुनेगा, उन्हीं की जबान से बोलेगा। लेकिन जब यात्रा होती है, जब जनता के बीच में आप जाते हैं, जब जनता आकर आपसे मिलती है, तो किस तरह से यह अहम होने का भाव, जब कोई ऊंचे स्टेज पे है, जब कोई गाड़ी पे चढ़ा हुआ है, तो वो अहम होने का भाव है। मैं नेता हूं, मेरे पीछे सारे लोग चल रहे हैं। और जब लोगों के बीच में उनके कंधों पर हाथ रखते हुए आप चलते हैं, उनकी बात सुनते हुए चलते हैं, तो ये मैं की जगह पर हम का भाव है। मैं जिस यूपी से आता हूं, यूपी के जिस इलाके से, ईस्टर्न यूपी से, वहां कोई मैं नहीं कहता, वहां हम कहते हैं हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम खा रहे हैं। दिल्ली वाले कई बार मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि मेरी ज़बान में भी यह है, हम आ रहे हैं, चलिए आप चलिए, हम आ रहे हैं। तो लोग कहते हैं कौन कौन साथ में आ रहा है, तो मैं भी मुस्कुरा देता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि हमारा ईस्टर्न यूपी बनारस के पास है, भारतीय दर्शन का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, तो यह हम ऐसे ही नहीं आया होगा। यह हम इसी विचार से आया होगा कि मैं को, अहम को, अहंकार को एनिहिलेट कर दो, उसकी हत्या कर दो, तभी जाकर तुम तादाद में स्थापित कर पाओगे अपने आसपास के सभी लोगों से, उनसे भी जो तुमसे ऊंचे हैं, उनसे भी जो दौड़ में तुमसे पीछे रह गए हैं। ये बात उनके समझ में कभी नहीं आएगी जिनका संगठन एक ज़माने में 1 लीडर 1 लैंग्वेज 1 नेशन की बात करता था। 1 लीडर तानाशाही का प्रतीक है, जहां एक आदमी नेता है, बाकी सब फॉलोअर। डेमोक्रेसी तानाशाही के मुखालिफ खड़ी हुई एक विचारधारा है, जिसमें जो प्रधानमंत्री होता है वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, वो भी एक सीट का एमपी होता है, और उसको भी मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना होता है। ये बात वो लोग कहाँ से समझेंगे जहाँ मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती और विदेश में खड़े होकर घोषणा हो जाती है कि आज से 500 और 2000 के नोट बंद। इसलिए राहुल गांधी की बात समझने के लिए थोड़ा तो भारतीय दर्शन की जरूरत है और थोड़ा मनुष्य होने की जरूरत है। एक और बात चली, चाइना और अमेरिका को लेकर उन्होंने तुलना की, और उसमें कुछ बड़ी मजेदार उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि दुनिया में 2 तरह के विकास मॉडल हैं, इकोनॉमी के 2 तरह के प्रमुख मॉडल हैं, और भी बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन 2 प्रमुख मॉडल हैं। एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और दूसरा मॉडल है चाइना का। आज की डेट में दोनों विकसित देश हैं, दोनों के पास बहुत संसाधन है, मजबूत सेना है, सब कुछ है, दोनों की 1000 कमियां हैं, 1000 गुण हैं। लेकिन ये 2 के बारे में उन्होंने बात की, और यूएसए के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि यूएसए ऐसे बसा था कि अलग अलग जगहों से, यूरोप से, अफ्रीका से, बाकी जगहों से परसिक्यूटेड लोग जिनको सजाएं दी गई थी, अपने देशों से निकाला गया था, वो जाकर वहां बसे थे, तो वहां बहुत गैर और अपने का मामला नहीं रह गया। अमेरिकी फ्लैग और अमेरिकी नागरिकता उन्हें एक साथ जोड़ती है। और दूसरा जोर वहां पर पर्सनल फ्रीडम पे होता है, व्यक्ति की आजादी पर बहुत जोर होता है, और इन सबको चलाने के लिए वहां पर बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होती है, जहां पर सूचना के साधनों पर सरकार का अधिकार नहीं है, जहां पर प्रेस जो है वो आजाद है, संस्थाएं, कोर्ट, प्रेस, ये सब आजाद है। ये डेमोक्रेसी का लगभग आदर्श जैसा मॉडल है। लेकिन वो कहते हैं कि 9/11 के बाद एक एप्रीहेंशन हुआ वहां पे कि अगर बाहरी लोग लगातार आ रहे हैं, बाहरी लोगों को शक की निगाह से देखा जाना शुरू हुआ। फिर वो दूसरे मॉडल की बात करते हैं, चाइना के मॉडल की। चाइना का मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां व्यक्तिगत आजादी के लिए कोई जगह नहीं है, जहां सूचना के सारे स्रोतों पर सरकार का कंट्रोल है। चाइना की पूरी इकोनॉमी, चाइना की पूरी व्यवस्था एक कारपोरेट की तरह काम करती है, जिसके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी, जो खुद को जनता का प्रतिनिधि कहती है, उसका पूरा नियंत्रण होता है। कहा जा रहा है कि उन्होंने चीन का सपोर्ट किया। अब चीन के सपोर्ट का मामला तो यह है कि ये 30-35 सेकंड का वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री महोदय कह रहे थे कि चीन का जिस तरह का स्वागत हमने किया, वैसा तो कभी किसी ने नहीं किया था। फिर डेट उन्होंने तय की, फिर वो आए, बाकी तो जो कार्यक्रम था वो हुआ। उसके बाद हम दोनों दिल्ली आए, दिल्ली में मीटिंग हुई। शायद 1962 के बाद चीन के किसी नेता का इतना बड़ा स्वागत उस दिन हुआ। देखा आपने वीडियो, और इसके अलावा आप देखेंगे तो झूला झूलते हुए और तमाम सारे आपको तस्वीरें मिल जाएंगी, हाथ मिलाते हुए, बाकी सब करते हुए। और ये बात तो है ही कि अभी हमारे विदेश मंत्री महोदय ने कहा कि चीन की सेना हमसे बड़ी सेना है, आखिर हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। मतलब इस तर्क के आधार पर
तो फिर दुनिया में क्या होगा? जो बड़े देश हैं, जिनकी बड़ी सेना है, उनकी तानाशाही चलेगी? वो कुछ भी कर लें, आप कुछ नहीं कहेंगे? खैर, उस पर बात फिर कभी कहेंगे। अभी तो बात इतनी कि वहां पर, जैसा मैंने आपसे कहा, कि झिंगा लाला करने वाली हाउडी छाप की भीड़ नहीं थी, ना ही वहां इन्वेस्टर्स की समिट हो रही थी। वहां पढ़े लिखे लोग थे, जिनके बीच में राहुल गांधी दो अलग अलग मॉडल्स जो सक्सेसफुल हुए हैं उनके बारे में बता रहे थे। और उसको अगर पूरे भाषण से आप जोड़कर देखें, जिस तरह से बार बार वो मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, जिस तरह से बार बार वो सिस्टम्स की बात करते हैं कि सिस्टम्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो साफ नज़र आता है कि चाइना में जिस तरह से सिस्टम और इंफॉर्मेशन दोनों पर कंट्रोल है सरकार का, वो उसको सही नहीं समझ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, चीन से ही जोड़कर उन्होंने कहा कि चीन की इकॉनमी में महत्वपूर्ण यह है कि वो एक प्रोडक्शन इकॉनमी है। प्रोडक्शन इकॉनमी क्या होती है? जहां वास्तविक चीजें पैदा की जाती हैं। आप अपने घर में घूम के देखिए, कोई गुलदस्ता उठाएंगे, उस पर लिखा होगा मेड इन चाइना। कोई बर्तन उठाएंगे, उस पर लिखा होगा मेड इन चाइना। मैं नहीं जानता, लेकिन जिस कैमरे से ये शूट हो रहा है, हो सकता है वो भी मेड इन चाइना हो। यानी चाइना वास्तविक चीजें बनाता है जो बाजार में बिकती हैं, जिनका प्रॉफिट आता है। इंडियन इकॉनमी में लगातार इधर क्या हुआ है? मेड इन इंडिया की जगह उसको मेक इन इंडिया कर दिया गया। ये मेड से मेक वाला जो मामला क्या है, वो जो रियल प्रोडक्शन इकॉनमी है, इसकी जगह पर सर्विस सेक्टर इकॉनमी, फैसिलिटेटिंग इकॉनमी बनाने की कोशिश है। आप नाम सुन रहे हैं एक बड़े उद्योगपति का, जिनके हिडनबर्ग का नाम सुना आपने, अडानी का नाम सुना। आपसे कोई पूछे कि अडानी बनाते क्या हैं, तो आपके लिए बताना मुश्किल हो जाएगा। उनका कब्जा पोर्ट पे है, उनका कब्जा हवाई जहाज़ों पे है, पता नहीं कहाँ कहाँ है, लेकिन वो एग्जैक्टली प्रोड्यूस क्या करते हैं, अगर ये पूछना होगा कि कौन सा सामान बनाते हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे। टाटा के बारे में कोई पूछे तो आप तुरंत बता देंगे कि टाटा घड़ी भी बनाता है टाइटन के नाम से। टाटा और भी सारी चीज़ें बनाता है, टाटा की गाड़ी बनती है, क्या क्या नहीं बनता है। वो प्रोडक्शन इकॉनमी का प्लेयर है। लेकिन अंबानी के बारे में यही बात कहना आपके लिए संभव नहीं होगा। और आप जानते हैं कि लगातार अंबानियों और अडानियों को किस तरह से इस देश में बढ़ाया गया। जब पूरी दुनिया में लहर चल रही थी डिप्रेशन की, तो भारत डिप्रेशन से इसलिए ही बचा हुआ था क्योंकि अभी तक हम प्रोडक्शन इकॉनमी थे, उस पर जोर ज्यादा था। तो राहुल गांधी इस बात पर जोर देते हैं और इस साथ एक और बात कहते हैं कि जब प्रोडक्शन इकॉनमी होती है, ढेर सारे मजदूर एक फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो उनके बीच में उनकी यूनियन बनती है, दोस्तियां बनती हैं, वो संगठित होते हैं, और तब वो राजनीतिक रूप से देश को प्रभावित करने की स्थिति में भी होते हैं, अपनी आवाज उठाने की स्थिति में होते हैं। आज स्थिति क्या है? मजदूरों की बात करने वाला, कामगारों की बात करने वाला कोई है ही नहीं। हायर एंड फायर की पॉलिसी है। आपको नौकरी में रखा जाता है, मालिक के आप रहमो करम पे हैं, जिस दिन चाहे वो निकाल के फेंक देगा। ये इकॉनमी कैपिटलिस्ट के लिए तो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उस आदमी के बारे में सोचिए, उन लोगों के, हजारों लाखों लोगों के बारे में सोचिए जिनकी कोरोना के पीरियड में नौकरियां चली गई और परिवार तबाह हो गए। और इसी से जोड़ के राहुल बात कर रहे हैं उसमें कि अभी जो कंडीशन है उसमें पूरी दुनिया में इनइक्वालिटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, गैर बराबरी लगातार बढ़ती जा रही है। और भारत के संदर्भ में वो कहते हैं कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अगर ये गलत है तो बताइए। आखिरी बात जिसको लेकर सबसे ज्यादा तमाशा हुआ, मैंने लास्ट के लिए रोक के रखा हुआ था, भारत को बदनाम कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने कहा कि भारत में लगातार मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। छोड़ दीजिए आज तक, छोड़ दीजिए बाकी सब, छोड़ दीजिए किन पत्रकारों को निकाला गया है। जिस ब्रिटेन में बैठकर वो ये बात कर रहे थे, वहीं की एक संस्था बीबीसी की बनाई हुई एक डॉक्यूमेंट्री को यहां पर बैन कर दिया गया। और भारतीय वंश के ऋषि सुनक ने वहां पर कहा कि हम बीबीसी के साथ हैं। तो आप इंग्लैंड की जो बीबीसी है उसकी रिपोर्ट को, उसकी डॉक्यूमेंट्री को यहां बैन कर रहे हैं। उसके बाद कोई जाके वहां क्या कहे, हमारे यहां मीडिया बहुत फ्री है। ये जो मीडिया के साथ आप कर रहे हैं, मीडिया को जिस तरह से गुलाम बनाया जा रहा है, ये ऐसी बात है जिसको कहने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया जानती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पेगासस की बात की तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया कि पेगासस में तो कुछ था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला, मैं आपको एक न्यूज़ दिखा देता हूं इंडियन एक्सप्रेस की, और बाकी आप सब जानते हैं, ढूंढेंगे सब मिल जाएगा, बहुत रैंट करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस जांच में सरकार ने सहयोग नहीं किया। आखिर आप बताइए, ऐसा क्या था कि सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया? तो जब आप
वैश्विक मंचों पर जाते हैं तो आपको सिर्फ गाने नहीं गाने होते हैं। जब आप बुद्धिजीवियों के बीच में बोल रहे होते हैं तो आपको अपना पक्ष रखना होता है। यहां तो तमाशे की हद यह है कि उनका सेंटेंस था, आई एम अ अपोजिशन लीडर फ्रॉम इंडिया, यानी मैं भारत से आया हुआ विपक्ष का एक नेता हूं। इसका मजाक उड़ाते हुए कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे फिर क्या है। अब जिसने भी ये किया उसको पता है कि नहीं, लेकिन वो ये मान के चल रहा है कि सुनने वाले इतने मूर्ख हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन और अ लीडर ऑफ अपोजिशन और अपोजिशन के एक लीडर में कोई फर्क ही नहीं होता है। अरे भाई, सीताराम येचुरी हो, महुआ मोइत्रा हो, संजय सिंह हो, मनोज कुमार झा हो, या फिर कांग्रेस या आरजेडी या जेडीयू का एक ब्लॉक लेवल का नेता भी हो, वो सब विपक्ष के एक नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो संसद के अंदर नेता विपक्ष हो सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के नेता हो सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर तो सारे हैं। आपको इतना मूर्ख समझा जाता है, आपको बुरा नहीं लगता कभी? मान के चला जाता है कि आप इकॉनमी नहीं जानते, मान के चला जाता है कि आपने संविधान कभी नहीं पलटा, मान के चला जाता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी नेता में कोई फर्क आपको नहीं पता है। इतना मूर्ख माना जाना आप खुद को क्यों बर्दाश्त करते हैं? और यकीन जानिए कि जो आपको मूर्ख बना रहे हैं उनको अच्छी तरह से सारी चीज़ें पता है। ऐसा नहीं कि वो मूर्ख है, लेकिन वो आपको मूर्ख समझ रहे हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं और आपकी चेतना का स्तर वहाँ गिरा रहे हैं कि एक आदमी बेरोजगारी और गैर बराबरी की बात कर रहा है, एक आदमी भूख और बीमारी की बात कर रहा है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या आपके घर में बेरोजगारी की समस्या नहीं है? क्या आपके बच्चों की नौकरी आपकी समस्या नहीं है? क्या उन गरम गरम नारों से या नालियों में बहे खून से आपके घर की सारी समस्या हल हो जाती है? अगर हो जाती है तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर नहीं होती है तो मैं कहूँगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो आप भी कहिए। और देखिए, मैंने भी कहा ना, मैं कह रहा हूँ, यही अहम होता है। इसी का नाश करना ज़रूरी है। मुझे कहना चाहिए था कि जो कुछ हम सब मिलकर कह रहे हैं उसको दूर तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं भी जो कह रहा हूं वो कोई सिर्फ मेरी बात नहीं है, वो मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों की बात है। तो इस मोड़ पे ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूं इस अपील के साथ कि हाँ, वाकई हमें संसाधनों की अब ज़रूरत महसूस हो रही है जब हम लगातार काम कर रहे हैं। उसके लिए आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। ज्वाइन करने का एक ऑप्शन है जिसमें 89, 299 या जो भी राशि आपको उचित लगे आप प्रति माह हमें हमारे चैनल के लिए दे सकते हैं। ये नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद हमारा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारा सहयोग कीजिए, हम सच के साथ लगातार आपके बीच आते रहेंगे। शुक्रिया।